Assalamualaikum. Hope you all are doing well. लास्ट टाइम हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पढ़ रहे थे उसमें हमने रियल टाइम सिस्टम्स तक देखा था कि हर किस्म की जो सिस्टम्स हैं वो किस तरह वर्क करते हैं क्या है। कल हमने देखे थे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, क्लस्टर्ड सिस्टम्स और रियल टाइम सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में क्या था, आपको बताया था कि मल्टीपल बैक एंड पर मल्टीपल जो आपके प्रोसेसेस हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रंट एंड पर जो एंड यूज़र है उनके उसके लिए वही की सिस्टम, उसे लगता है कि वही की सिस्टम है। लेकिन बैक एंड पे आपको बताया था कि मल्टीपल सिस्टम्स जो वर्क कर रहे हैं उन सबको कंबाइन करके आप जो भी सिस्टम बना लेते हो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस देखे थे, जैसे रिसोर्स शेयरिंग थी और बाकी चीज़ें थी। इसी तरह क्लस्टर्ड सिस्टम्स देखे थे। क्लस्टर्ड सिस्टम्स में भी टाइप्स देखी थी, एक थी सिमेट्रिक क्लस्टरिंग और एक थी एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग जो थी वो हॉट स्टैंड बाय मोड में एक सिस्टम होता है और दूसरा करंटली वर्क कर रहा होता है, और हॉट स्टैंड बाय मोड में जो सिस्टम है वो मॉनिटर करता है खाली सर्वर को, और वो सिर्फ उसी वक्त एक्टिव होता है जब वो करंटली वर्क कर रहा है उसमें कोई फॉल्ट आ जाए। फिर सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में क्या था कि सब सिस्टम्स इकट्ठे वर्क करते हैं किसी भी जॉब को एग्जीक्यूट करने में। उसके बाद हमने रियल टाइम सिस्टम्स देखे थे। रियल टाइम सिस्टम्स में मैंने आपको बताया था कि यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट करता है या कोई भी रिक्वेस्ट किया है, कोई चीज़ मांगी, तो उसी वक्त उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अगर वो रिस्पॉन्स लेट है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। जिसकी आपको सिंपल सी एक एग्जांपल बताई थी कि एक कार की ब्रेक है, जो ही आपने ब्रेक को प्रेस किया है तो आप फ़ौरन गाड़ी को रुकना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी लेट होगी तो क्या एक्सीडेंट हो सकता है। तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स इसमें दो देखे थे। हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स क्या था कि गारंटी करता है कि वो जॉब जो भी है वो स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स में क्या था कि थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है कि चलो जॉब कंप्लीट हो जाएगी लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम ले लें। तो आज जो आगे कंटिन्यू करते हैं तो हैंडल्ड सिस्टम्स हैं। हैंडल्ड सिस्टम्स कौन से, जो पीडीएस हैं आपके पीडीएस हैं, पर्सनल डिजिटल सिस्टम, मोबाइल हो गए या आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गए या कोई भी है, उनको आप कह सकते हो हैंडल्ड सिस्टम्स हैं। तो हैंडल्ड सिस्टम इंक्लूड अ पीडीए जिसको हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं। It is remarkable tiny fully functional computer that can be held in one hand. PDA can hold downloaded email and play music. The small computer organizer was available in 1980s. The idea of making handheld computer for strong addresses and phone storing addresses and phone numbers, जो पहले सिंपल से मोबाइल थे, जो शुरू में मोबाइल आए थे फर्स्ट इनिशियली, उसमें क्या था, आप सिर्फ एड्रेसेस स्टोर कर सकते थे, फ़ोन नंबर्स। फिर गया taking notes and keeping track of daily appointment originated in 1990s. One of the first PDAs that was commercially available was Apple Computer's Newton message pad. It was too big, expensive and complicated. Its handwriting recognition program was poor. तो उसके बाद in 1996 the original Palm Pilot was introduced and was a hit with consumers. Palm क्या, आपकी हथेली, वो जो आप हथेली में रख के यूज़ कर लो। तो बेसिकली हैंडल सिस्टम्स क्या हैं, आपके पीडीएज है, पीडीएज में मोबाइल्स आ जाते हैं, जो आप ऐसी डिवाइसेस जिनको आप एक हाथ में रख के यूज़ कर सकते हो, क्या हैं आपके हैंडल सिस्टम्स। उसके बाद मल्टीमीडिया सिस्टम्स आ गए। मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा, टू और मोर। तो जो मल्टीपल मीडिया को रन कर सकते हैं, मीडिया के ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, ये सब मीडिया है। तो मल्टीमीडिया का क्या मतलब, ऐसी डिवाइसेस जिसमें आप ऑडियो भी प्ले कर सकते हो, वीडियो भी प्ले कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल भी प्ले कर सकते हो, आपकी मल्टीमीडिया आ गई है। तो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइन टू हैंडल कन्वेंशनल डाटा सच एज टेक्स्ट फाइल, प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट्स। However, the multimedia data is also being used in computer systems nowadays. Multimedia data consists of audio, video, and conventional files. This data is different from conventional data because it must be delivered according to certain time restrictions. जिस तरह आप कोई मूवी प्ले कर रहे हो, लेट्स सपोज, तो मूवी फ्रेम बाय फ्रेम चलती है, एक कंटिन्यूस पिक्चर्स जो हैं आपकी वो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती हैं और साथ उनकी ऑडियो होती है। तो ये मूवी आपकी फ्रेम पर सेकंड में चलती है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम्स चेंज किए उसने।
तो वो एक मल्टीमीडिया की एग्जांपल आपको बता रहा है। तो ये आप लास्ट लाइन में अगर देखो तो दीज एप्लीकेशन ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी होते हैं और आपके PDAs में भी होते हैं जो आपके फ़ोन वगैरह हैं। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पढ़े थे, जिसमें आपके आगे थे सिंपल बैच मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स, और उसके बाद ये रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। तो मेन फ्रेम सिस्टम्स में ये तीन आ गए थे, टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स और सिंपल बैच सिस्टम्स। फिर फर्दर जो टाइप्स थी आगे उसमें सिंगल प्रोसेसर थे, मल्टी प्रोसेसर थे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स थे, क्लस्टर्ड सिस्टम्स देखे थे, रियल टाइम सिस्टम, हैंडल सिस्टम्स और मल्टीमीडिया सिस्टम्स। जो आगे इसमें करना है इस चैप्टर में टॉपिक वो है इंटरप्ट्स का। तो इंटरप्ट क्या चीज़ है? सबसे पहले अगर जनरल बात की जाए तो इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्शन हो गई है, इंटरप्ट हो गया। इंटरप्ट जनरली बात करें तो आप कह सकते हो कोई बात कर रहे हो, आप उसमें बीच में टोकते हो किसी को, या कोई किसी के काम में मुदाखलत करते हो, तो क्या इंटरप्ट करना है उसको? कोई काम कर रहा है उसके काम में मुदाखलत करना है या उसको टोकना, कोई बात कर रहा है, तो वो क्या आपकी इंटरप्ट है। सिंपली इसी तरह कंप्यूटर है, तो इंटरप्ट क्या होता है? एक हार्डवेयर जनरेटेड चेंज ऑफ, आप चेंज कह सकते हो, जो भी कंप्यूटर कोई भी काम कर रहा है या प्रोसेसर कोई भी काम कर रहा है उसके दरमियान में उसको इंटरप्शन, तो ये हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होते हैं। हार्डवेयर जनरेटेड क्या मतलब है? हो सकता है आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस कर दिया, या आपने माउस से कोई काम कर दिया, कोई ऐसा काम, आपने प्रिंटर कनेक्ट किया, वापस उतार लिया है, तो ये हार्डवेयर जनरेटेड है। इसी तरह आपका जो एक सिस्टम कंसोल होता है, जो आप जिसको आप सिस्टम होता है पूरा, जहाँ से आप सिस्टम को ऑन ऑफ करते हो, आपने उस कंसोल से कोई बटन को प्रेस कर दिया है, तो ये हार्डवेयर जनरेटेड जो चेंज आता है एक प्रोग्राम के अंदर, वो क्या है? इंटरप्ट होता है आपका। बुक में भी इसको देख लेते हैं। तो इंटरप्ट इज़ अ हार्डवेयर जनरेटेड चेंज ऑफ फ्लो विद इन ए सिस्टम। एन इंटरप्ट हैंडलर डील्स विद द कॉज ऑफ इंटरप्ट। जब भी कोई इंटरप्ट आता है तो उसको डील कौन कर रहा है? इंटरप्ट हैंडलर होता है एक। तो जनरली इस तरह आपको बताया कि इंटरप्ट क्या है? किसी के काम में मुदाखलत करना, वही काम कंप्यूटर में। कंप्यूटर अगर प्रोसेसर कोई भी चीज़ को प्रोसेस कर रहा है उस दौरान अगर कोई भी हार्डवेयर जनरेटेड क्या मतलब है? कोई भी हार्डवेयर डिवाइस से अगर कोई आपने इंटरप्ट हुआ, कीबोर्ड से कोई की प्रेस किया तो वो इंटरप्ट है, माउस से कोई की उसका कोई बटन प्रेस कर दिया तो इंटरप्ट है। तो ये बेसिकली इंटरप्ट होता है कंप्यूटर में। अब इसकी कुछ क्लासेस हैं। अब क्लासेस क्या हैं इंटरप्ट्स की? डिफरेंट क्लासेस हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गई सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट्स, जिसको हम SVC भी बोलते हैं। अब ये सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट्स क्या हैं? ये ऐसे इंटरप्ट्स हैं जो इनिशिएट या किससे कॉज, उनकी वजह क्या है? जो रनिंग प्रोसेस है आपका, करंटली जो प्रोसेस रन कर रहा है, वो कह रहे हैं कि दीज इंटरप्ट्स आर इनिशिएटेड बाय अ रनिंग प्रोसेस दैट एग्जीक्यूट्स सुपरवाइज़र कॉल instruction. It is a user request for a particular system service such as performing input or output, obtaining more storage etc. SVC क्या चीज़ है? सबसे पहले हमारे पास आ गया सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट। तो फिर वही बात करते हैं कि आपके प्रोसेसर आ गए, प्रोसेसर में कोई भी प्रोसेस करेक्टली आपका रन कर रहा है। अब जब ये प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं? किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। करंटली जो भी आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वो जब कोई रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स के लिए या किसी इनपुट आउटपुट के लिए, तो ये क्या है? SVC सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट। ये कौन इनिशिएट कर रहा है? करंटली रनिंग प्रोसेस। सुपरवाइज़र कॉल इंटरप्ट जो है वो इज़ इनिशिएटेड बाय करंटली रनिंग प्रोसेस व्हेन इट कॉल्स फॉर एनी सर्विस, मतलब कोई भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर किसी इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये उस वक्त इनिशिएट होती है। तो
ये सामने आपके दीज इंटरप्ट्स आर इनिशिएटेड बाय रनिंग प्रोसेस, जो करेंटली रन कर रहा है प्रोसेस। क्यों ये इनिशिएट करता है ऐसे इंटरप्ट? क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। सर्विस का मतलब है रिसोर्स आप ले सकते हो, या फिर किसी इनपुट आउटपुट को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आईओ इंटरप्ट्स आ गए। आईओ इंटरप्ट्स क्या, इनपुट या आउटपुट इंटरप्ट्स। दीज आर इनिशिएटेड बाय आईओ हार्डवेयर। आईओ हार्डवेयर कौन से होते हैं? इनपुट या आउटपुट। हार्डवेयर्स का आपको पता है, ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो। कीबोर्ड क्या आपकी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से आप एंट्री देते हो। माउस क्या आपकी एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह प्रिंटर क्या आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। तो उनसे जो भी आपकी इंटरप्ट इनिशिएट होते हैं, कीबोर्ड से आपने कोई बटन प्रेस कर दिया, बाकी वो आईओ इंटरप्ट्स होते हैं। These interrupts send signal to CPU to indicate that the status of I/O device has changed. इसका क्या मतलब है कि status of I/O device has changed? Input output device, let's suppose कोई भी input output device है, उसका status क्या, पहले वो connect नहीं थी, तो अगर जब उसको connect किया गया तो उसका status connected हो गया। पहले अगर नहीं थी, वो connected नहीं थी, या किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया कोई ऐसी डिवाइस जो इसको ग्रांट कर दी गई है, फिर उससे ले लीजिए, तो इसका स्टेटस इन यूज़ है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ गए एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। ये एक्सटर्नल इंटरप्ट्स क्या हैं? ये कह रहे हैं कि दीज आर कॉज बाय डिफरेंट इवेंट्स। दीज इवेंट्स कैन बी एक्सपायरेशन ऑफ क्वांटम ऑन इंटरप्टिंग क्लॉक। क्वांटम क्या होता है? ये जो क्वांटम है, ये क्वांटम बेसिकली आप कह सकते हो कि एक टाइम स्लाइस भी कह सकते हो। एक्सपायरेशन ऑफ, इस तरह मैंने आपको किसमें बताया था टाइम स्लाइस होती है, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हर एक प्रोसेस को आप एक टाइम स्लाइस दे देते हो सीपीयू पे रन करने के लिए, प्रोसेसर को। तो जब वो टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आप उससे सीपीयू प्रीएम्प्ट कर लेते थे। तो वही चीज़ है, ऐसे इंटरप्ट्स जो एक्सपायरेशन ऑफ क्वांटम ऑफ इंटरप्टिंग क्लॉक, प्रेसिंग ऑफ इंटरप्ट की और रिसीव ऑफ अ सिग्नल from another process in multiprocessor systems। तो आपने कोई भी टाइम स्लाइस किसी प्रोग्राम को एलोकेट की है, क्वांटम का ये मतलब है जो आप एक टाइम या किसी भी टाइम के दौरान थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में जो मेन फ्रेम सिस्टम की टाइप थी टाइम शेयरिंग सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी क्यू के अंदर कुछ प्रोसेसेस हमारे पास पड़े होते हैं, और ये प्रोसेस वजह क्या थी इसको एक टाइम स्लाइस देने की? वजह ये थी कि आपको पहले बताया था शायद कि कुछ प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस क्यों आते हैं? सीपीयू रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनका कुछ एग्जीक्यूशन, जिसको हम बर्स्ट टाइम बोलते हैं, बर्स्ट BURST। तो हर एक प्रोसेस को एक बर्स्ट टाइम चाहिए होता है। सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो हो सकता है कि जो शुरू के प्रोसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी थोड़ी हाई है, या प्रायोरिटी तो नहीं कह सकते, जिनकी क्यू में ऊपर पड़े हुए, तो उनका थोड़ा एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा हो सकता है, इसका 15 सेकंड हो, इसका 10 सेकंड हो, लेकिन तीसरे नंबर पे एक पड़ा हो जिसको 2 सेकंड एग्जीक्यूशन टाइम टोटल चाहिए। तो टाइम स्लाइस इसलिए इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि बाकियों को इतना वेट ना करना पड़े। तो हम अगर 3 सेकंड का टाइम स्लाइस देते हैं हर किसी को, तो ये 3 सेकंड के लिए पहले चलेगा, 3 सेकंड बाद ये प्रीएम्प्ट हो जाएगा इससे, और फिर सेकंड टास्क को मिल जाएगा, ये 3 सेकंड के लिए चलेगा। फिर जब थर्ड टास्क आएगी तो इसको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, लेकिन ये 2 सेकंड में अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो ये 2 सेकंड सिर्फ यूज़ करेगा, 2 सेकंड के बाद ये सीपीयू से अपना काम कंप्लीट करके निकल जाएगा। तो ये टाइम शेयरिंग सिस्टम में पड़ा था। तो जब इनका ये 3 सेकंड इनके ख़त्म हुए तो क्या एक्सपायर हो गए, जो भी इनको टाइम स्लाइस मिला है क्वांटम में। उसके बाद हमारे पास रीस्टार्ट इंटरप्ट्स आ गए। रीस्टार्ट इंटरप्ट्स होते हैं, कंसोल है, उस पर आपने कोई भी बटन प्रेस कर दिया तो वो आपका रीस्टार्ट, जब सिस्टम पूरा रीस्टार्ट हो। दीज इंटरप्ट्स अकर्स व्हेन द रीस्टार्ट बटन ऑफ कंसोल इज प्रेस्ड और रीस्टार्ट सिग्नल इज रिसीव्ड फ्रॉम अनदर प्रोसेस इन द मल्टीप्रोसेसर सिस्टम। अक्सर आप देखते होगे कि आप कोई चेंजेस करते हो सिस्टम के अंदर, डिवाइस मैनेजर के अंदर जाके, या कोई
करंटली अगर कोई डिवाइस का आप सॉफ्टवेयर है वो उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, हार्डवेयर कोई भी कनेक्टेड है उसको आप रिमूव करते हो एक कुछ भी, तो आप एक प्रॉम्प्ट विंडो आती है जिसमें आपको सिस्टम कहता है आप अगर आपने चेंजेस अप्लाई करनी है तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट करें। तो बेसिकली वो इंटरप्ट जब यस कर देते हो तो बाकी सारे प्रोग्राम जो बैक एंड पर रन हो रहे थे वो क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद प्रोग्राम चेक इंटरप्ट है। अब ये प्रोग्राम चेक इंटरप्ट क्या है? ये होता है कि दीज आर कॉज्ड बाय डिफरेंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। मशीन लैंग्वेज कौन सी है? जो आपकी बाइनरी लैंग्वेजेस हैं, बाकी 0-1 की फॉर्म में जो है। तो सब प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी आप नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, क्या होता है 0 से डिवाइड करो किसी नंबर को, तो अब होता है कोई एक आपको एरर आ जाता है। उसके बाद आपका आ गया अरिथमेटिक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ डाटा एटसेट्रा। ये अरिथमेटिक ओवरफ्लो या अंडरफ्लो क्या चीज़ है? ओवरफ्लो होता है बेसिकली ओवरफ्लो है, अगर जनरल एक बात की जाए तो इसको करो एक कप है, तो कप में आपने पानी डाला है और कप का यहाँ तक कैपेसिटी थी, तो इससे ज़्यादा आप पानी डाल रहे तो ओवरफ्लो कर जाएगा। अंडरफ्लो क्या है कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपने इतना कम अज़ कम आपने इसमें इतना पानी डालना है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप इतना डालते हो तो ये अंडरफ्लो हो जाता है। इसी तरह आप कोई कोडिंग कर रहे हो, उसमें आप डिक्लेयर करते हो कोई भी चीज़, लेट्स सपोज कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी एक डाटा टाइप रखते हो आप। अगर आप सिंपल सी बात करें, इंट है, अगर सी लैंग्वेज शायद आपने पढ़ी हो सेकेंड ईयर में किसी ने, तो एक सी लैंग्वेज है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, और ये दो बेसिकली आप नंबर एंटर करने के लिए डाटा टाइप यूज़ करते हो, तो इन दोनों की एक रेंज होती है। अब एंड और लॉन्ग बेसिकली एक ही चीज़ है, दोनों जो आपके न्यूमेरिकल नंबर हैं उनको एंटर करवाने के लिए। तो एंड की एक स्पेसिफिक एक आप कह सकते हो इसकी क्या है, एक रेंज है जहाँ तक ये नंबर एंटर करता है। हो सकता है आप इसमें अगर अपने सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करो 50, तो एंटर कर लेगा इंट का कोई भी वेरिएबल है। अगर इंट एक्स था तो एक्स इज इक्वल टू 50 आप एंटर करा सकते हो। लेकिन अब जब आप एंड में अपना CNIC एंटर कराने की कोशिश करते हो, आपको पता है वो 13 डिजिट्स तक होता है शायद, तो हो सकता है वो एंड में अगर इसकी कोई रेंज है जिसमें वो ना आ रहा हो तो उसमें एंटर नहीं होगा, तो ये क्या ओवरफ्लो कर रहा है, ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या लॉन्ग का यूज़ कर रहे हो। तो इसी तरह कोई लिमिट होगी कि मिनिमम इतना नंबर रखना है आपने कम अज़ कम लॉन्ग में। वो कह रहा है कि लॉन्ग में ऐसा इंटीजर होना चाहिए जिसकी लेंथ 5 है, तो उससे अगर आप कम वाले लॉन्ग में एंटर करोगे तो क्या अंडरफ्लो है। फिर आगे हमारे पास मशीन चेक इंटरप्ट्स। मशीन चेक क्या है? दीज आर कॉज्ड बाय हार्डवेयर दैट डजंट फंक्शन प्रॉपरली। ऐसी कोई भी हार्डवेयर जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और सही काम नहीं कर रही, तो क्या है मशीन चेक इंटरप्ट्स, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम अगर आपके सिस्टम के अंदर आ रही है तो। फिर हमने देखना था कि कोई सिस्टम कॉल में, अब ये सिस्टम कॉल्स के हैं, ये 1.17 में सिस्टम कॉल्स में बेसिकली क्या प्रोवाइड करती हैं, इंटरफेस बिटवीन यूज़र प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इंटरफेस क्या चीज़ है? सिस्टम कॉल्स का बेसिक काम है वो क्या है कि उसने इंटरफेस प्रोवाइड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र प्रोग्राम के दरमियान। इंटरफेस क्या है? ये सामने जो आपको पूरी ये स्क्रीन नज़र आ रही है, एक इंटरफेस है जो यूज़र और कंप्यूटर की कम्युनिकेशन करवा रहा है। ये अगर मैं खोल लेता हूँ तो ये क्या है, एक इंटरफेस है, ये सामने आपकी जो। तो पहले जो सिस्टम आते थे वो कैसे होते थे, जो आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको आप बोलते थे वो इस तरह के होते थे, कोई इंटरफेस नहीं होता था। यहाँ आप कमांड लिखते थे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर क्या आप कमांड लिखते थे। इस तरह मैं इधर लिख देता हूँ लिस्ट डिस्क, कि मैं इसको डिस्क पार्ट करता हूँ पहले,
डिस्क कर देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ कमांड्स लिख रहा हूँ और वो आगे से ऑपरेशन परफॉर्म करे, लेकिन ये इंटरफेस बेस नहीं है। ये आपने कमांड लिखनी है, वो आपको रिज़ल्ट देगा। तो ये थोड़ा रन करनी मुश्किल थे। कोई अगर एक्सपीरियंस बंदा या कोई इसके रिलेटेड जो कमांड जिस मेमोराइज़ करना कमांड्स को ज़रूरी था ऐसे सिस्टम्स को चलाना जो आपके डॉस सिस्टम्स से। लेकिन जो उसके बाद आपके GUI बेस्ड सिस्टम्स आ गए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस, वो ऐसे होते हैं इजीली आपको पता है यार मैं इस PC पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाना है। तो ये आपका क्या है, इंटरफेस बेस्ड सिस्टम। तो ये सिस्टम कॉल्स का क्या काम था, तो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा था यूज़र के दरमियान और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। The system call exposes the services offered by operating system to user programs. They are a set of functional or methods. Most system calls written in assembly language and are machine dependent. Several higher level languages such as C also allow to make system calls directly. हाई लेवल और लो लेवल का तो पता ही होगा। हाई लेवल वो हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो आपकी C लैंग्वेज है या आपकी C# है या VB है जो आपने पढ़ी थी लास्ट ईयर 3rd ईयर में। तो ये सारी क्या हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो लो लेवल है। तो ये कुछ टाइप्स हैं सिस्टम कॉल्स की, वो देख लो। प्रोसेस कंट्रोल है सबसे पहली। प्रोसेस कंट्रोल क्या है, जो इस टाइप की सिस्टम कॉल्स हैं यूज़ टू कंट्रोल दी प्रोसेसेस। प्रोसेस आपको पता है क्या, जो करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है कोई भी प्रोग्राम CPU के अंदर, वो आपका क्या है, प्रोसेस है। तो एग्जांपल उसकी क्या है, एंड, अबॉर्ट, लोड, एग्जीक्यूट, क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस एक्सेट्रा। एंड क्या होता है, ख़त्म कर देना बिल्कुल। अबॉर्ट का मतलब है टर्मिनेट उसको कर देना, लोड उसको इनिशलाइज करना, एग्जीक्यूट करना। तो ये डिफरेंट क्या है, जो करंटली आपको प्रोसेस रन कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट आ गई है। फाइल मैनेजमेंट में कोई भी फाइल आपको क्रिएट करते हो, उसको आप अपडेट करते हो, उसको आप डिलीट करते हो, वो क्या है आपकी फ़ाइल मैनेजमेंट। तो मैनेज करना फाइल क्या मतलब है, क्रिएट करना, डिलीट करना, ओपन करना, क्लोज करना, रीड करना, राइट करना एक्सेट्रा। रीड राइट क्या होता है, एक होता है रीड ओनली और दूसरे में आप बेसिकली होते हैं कि आपको किसी ने मेल भेजी, आप खाली रीड कर रहे हो, या आपको किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा है, आपने उसमें फॉर्म भेजा है लेट्स सपोज, उसमें आपने कुछ एंट्रेंस करनी है, तो आप उसको खोल के उसमें अंदर ऐसी फाइल होगी जिसके अंदर आप वापस राइट भी कर सकते हो, रीड राइट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई हैं इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस का क्या मतलब है, मेंटेन करना कोई भी इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए जो भी चीज़ यूज़ होती है उनको हम क्या कह रहे हैं, दीज टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड टू मेंटेन इंफॉर्मेशन। सम एग्जांपल और गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट, गेट सिस्टम डाटा, सेट सिस्टम डाटा। तो ये गेट और सेट है। फिर कम्युनिकेशंस आ गई हैं। ये सिस्टम जो आपकी सिस्टम कॉल नहीं है, किसके लिए यूज़ हो रही है, कम्युनिकेशन के लिए। तो सम एग्जांपल्स क्या हैं इसके, क्रिएट, डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन, सेंड, रिसीव मैसेजेस एक्सेट्रा। तो वो होता है, दो एंड होते हैं, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। उनके दरम्यान हमेशा एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन चैनल आपकी वायर्ड चैनल भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो ये थी आपकी कुछ सिस्टम कॉल्स जो आपके सिस्टम के अंदर। सिस्टम कॉल्स का काम क्या है, बेसिक जो इसका काम है वो है इंटरफेस प्रोवाइड करना किसके दरमियान, एक यूज़र के दरमियान, यूज़र प्रोग्राम के दरमियान और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने देखी थी, जिसमें हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल आ गया है, फाइल मैनेजमेंट आ गया है, डिवाइस मैनेजमेंट आ गई है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन। तो ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो हमने टॉपिक्स करने थे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने अगर रिवाइज टॉपिक कौन कौन से किए हैं तो उसमें आपको पता होगा, स्टार्ट में हमने क्या देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन किस तरह है उसमें। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमने देखा था। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर हमने उसके क्लासिफिकेशन देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। उसके बाद फिर हमने टाइप्स पे आ गए थे, जिसमें मेन फ्रेम सिस्टम पहले थे। मेन फ्रेम सिस्टम की आगे फर्दर 3 टाइप्स थी। फिर कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने देखे क्या क्या होते हैं।
तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए है क्या, बुक में से रट्टा नहीं लगाना बैठ के, सिर्फ समझना है। यहाँ समझ लो। सारे वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आपने वापस अगर कोई रिवाइज करना है वहाँ समझ लो और फिर बुक से रीडिंग करो, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। फिर हमने इंटरप्ट्स देखे और क्लासेस देखी इंटरप्ट्स की कौन कौन सी हैं, और उसके बाद लास्ट में हमने देखी सिस्टम कॉल्स और टाइप्स देखी हैं सिस्टम कॉल्स की कौन कौन सी हैं। तो ये था। और उसके बाद आपने ये करना है कि जो भी फेसबुक पे देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आपने अटेंडेंस मार्क कर देनी है, कमेंट कर देनी है अपना रोल नंबर और अंडरस्कोर नेम। नेम लाजमी लिखा करो, ज़्यादातर लोग रोल नंबर ही लिखते रहते हैं। तो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम